मेरा नाम आकृति है। मैं देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन मैं दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की भी थी। अब आप कहोगे कि खूबसूरत होते हुए भी मैं अपने आप को बदकिस्मत क्यों कह रही हैं? क्योंकि कहा जाता है कि कभी कभी आपकी सुंदरता ही आपकी दुश्मन बन जाती है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मेरी जिंदगी में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं है, और मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से उस वक्त चले गए थे जब मैं सिर्फ 8 साल की थी। मुझे नहीं पता कि उनको क्या हुआ था, लेकिन मुझे बताया गया था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे तो इस बात का एहसास तक नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था, और ना जाने लोग मुझे देखकर क्यों रो रहे थे। लेकिन कुछ बड़े होने पर पता चला कि वो मेरी जिंदगी का वो नुकसान था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। मम्मी पापा के जाने के बाद अंकल ने मुझे अपने साथ ले जाने को बोला, लेकिन मौसी जी नहीं मानी और उन्होंने सबको बोल दिया कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इसको ले जाऊंगी और इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मगर अंकल बोले ये मेरे भाई की बेटी है, इस पर पहला हक मेरा है। लेकिन मौसी ने किसी की भी बात नहीं मानी और मुझे अपने साथ ले आई। उनकी वैसे भी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने मुझे ही अपनी बेटी बना लिया। अंकल इस बात से बहुत गुस्सा हुए और उसके बाद वे ना तो कभी मुझसे मिलने आए और ना कभी फोन पर ही बात की। जब तक मौसी जिंदा रही उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत समझाया कि तुम्हें एक मजबूत लड़की बनना है, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे सर पे पिता का साया भी नहीं है और तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा मजबूत होना है। मैंने कहा मौसा जी है ना, आप मेरी मम्मी हो और मौसा जी मेरे पिता जैसे हैं। मगर मौसी बोली कभी किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि पिता सिर्फ एक ही होता है, इसी तरह भाई भी एक ही होता है, वरना सारी दुनिया मतलबी और एहसान फरामोश होती है। हाँ, कभी कभी किस्मत अच्छी होती है तो कोई अच्छा मिल जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए तुम्हें अपने आप को बहुत मजबूत बनाना है। मुझे अभी इनकी कोई भी बात समझ नहीं आती थी। हाँ, इतना मुझे पता था कि वो बहुत अच्छी थी। एक दिन मेरी मौसी जी ने मुझे बाजार से नए कपड़े दिला दिए, क्योंकि मैं अब बड़ी जो हो रही थी और मेरे कपड़े मुझे आना बंद हो गए थे। इस बात से मेरे मौसा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मौसी से लड़ाई करना शुरू कर दी और बोले, इसको नए नए कपड़े और इतना खिलाती पिलाती हो, ये कल दूसरे घर चली जाएगी लेकिन हमारे किसी काम नहीं आएगी। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये सारी बातें अब मुझे समझ आना शुरू हो गई थी। मेरे मौसा मौसी को खूब ताने देते, उन्हें बाज बोलते और कभी कभी तो मारते पीटते भी थे, जिस वजह से मौसी जी बहुत बीमार रहने लगी थी। और आखिरकार मौसा के तानों ने एक दिन मौसी की जिंदगी ही खत्म कर दी और उन्होंने मुझे अपने आखिरी वक्त में यहाँ से भाग जाने को भी बोला था। लेकिन मुझे उनकी ये बात समझ नहीं आई और मैं जाती भी तो कहाँ जाती। कुछ देर बाद मौसी जी इस मतलबी दुनिया को छोड़कर चली गई और मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि मैं तो मौसा जी को अपना पिता समझती थी। अभी मौसी जी की मृत्यु को 20 दिन ही हुए थे। एक रात मेरे मौसा जी किसी व्यक्ति को घर ले आए, उसे बैठक में बैठाया और मुझसे बोले कि चाय बना दो और तैयार होकर चाय लेकर बैठक में लेकर चली जाना। मैंने मौसा जी से बोला कि मैं उस व्यक्ति के पास क्यों जाऊं, तो वो चिल्लाते हुए बोले, क्योंकि उसने मुझे तेरी कीमत दी है। ये सुनकर मैं तो जैसे पागल सी हो गई। चाय की ट्रे मेरे हाथों से छूट गई और बोली कि आपको शर्म नहीं आती, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मुझे बेच रहे हो। वो बोलने लगे कि तू बेटी जैसी होगी लेकिन बेटी नहीं है, अब जा यहाँ से दफा हो जा, सारी जिंदगी तेरी मौसी ने तुझे इतना खिलाया पिलाया है, अब तू भी तो वो कर्ज उतार दे। मैं अपने मौसा का ये दरिंदगी वाला चेहरा देखकर बहुत हैरान थी। मुझे अभी तक इस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। अब मुझे मौसी की वो भागने वाली बात याद आ रही थी जो उस वक्त में समझ नहीं पाई थी, और आज मैंने भागने की कोशिश की तो मौसा ने मुझे पकड़ लिया और जोर जोर से 2-3 थप्पड़ लगाए और बैठक में धकेल दिया, जहां से मेरी जिंदगी की बर्बादी शुरू हुई।
सुबह में ऐसे बैठी थी जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो, और रोते रोते मेरा बुरा हाल था। उस व्यक्ति के जाने के बाद मेरा मौसा जी की इंसान की शक्ल में एक भेड़िया था। वो बोला कि रो मत, वो बहुत बड़ा आदमी था और तुम पास हो गई हो। अब वो हमें अपने ही जैसे और बड़े बड़े अमीर लोग ढूंढ कर देगा, दोनों मिलकर कमाएंगे और मिलकर खाएंगे। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और हाँ, भगवान ने तुम्हें शायद इसीलिए संतान नहीं दी क्योंकि तुम एक इंसान नहीं बल्कि दरिंदे हो, और अपनी औलाद के साथ भी यही करते। काश मेरी मौसी जिंदा होती तो तुम्हें कच्चे को खा जाती, लेकिन उसको मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और बाहर से कमरे का ताला लगाकर बाहर चला गया, और सारा दिन सारी रात मुझे उस कमरे में ही बंद रखता और धमकी देता कि अगर भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तेरा ऐसा हाल करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब मेरे साथ ये सब रोज होने लगा। कभी कोई घर आता और कभी मेरा मौसा मुझे किसी घर छोड़ आता और सुबह होते ही लेने आ जाता। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह नर्क बन चुकी थी। मैं अपने आप को खूब कोसती और कहती कि मैं अपने माता पिता के साथ ही क्यों नहीं मर गई। अगर मैं मर जाती तो आज मेरे साथ ये नहीं हो रहा होता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा था। फिर एक दिन सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए और बोले, तुम यहाँ गलत काम कर रहे हो, हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो इस घर को आग लगा देंगे। मैं इस बात से भी बहुत खुश हुई क्योंकि मरकर ही सही, लेकिन मुझे इन सब चीजों से छुटकारा तो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ क्योंकि मेरे मौसा जी ने उन्हें बड़े बड़े लोगों से जान से मार देने की धमकी दिला दी और वे सब खामोश बैठ गए। मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी और मेरे साथ इतना कुछ हो गया था। अब तो मैं जैसे पत्थर की हो गई थी। जिंदगी कैसे गुजर रही थी इस बात का भी एहसास होना बंद हो गया था। जब लोग पैसे देते तो उसमें से मेरे मौसा कुछ पैसे मुझे भी दे देते थे और मैं उन पैसों को एक डब्बे में डालकर अपने पर्स में रख लेती थी और सोचती कि मेरा भाग्य भी कितना खराब है। पहले माता पिता छोड़ गए और फिर मौसी, जिन्होंने मुझे इस मतलबी दुनिया से बचा रखा था, और उनके बाद मौसा ने मुझे बेचना शुरू कर दिया। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही खिलौना बनी रहूंगी और लोग मुझसे खेलते रहेंगे? एक दिन कहीं जा रहे थे कि मुझे एक औरत भीख मांगती दिखाई दी। उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैंने अपने डब्बे के सारे पैसे उसे दे दिए और सोचा शायद उसका ही भला हो जाए। वो भी मुझे दुआ देती हुई चली गई, लेकिन उसकी दुआ भी शायद मेरे अब क्या ही काम आती, क्योंकि मेरी जिंदगी तो पूरी तरह नर्क बन चुकी थी। पता नहीं मुझे किस बात की सजा मिल रही थी। मेरे मौसा जी इतना बड़ा लालची हो गए थे कि उन्होंने अब मुझे एक सड़क पर भी खड़ा करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कार आती, वो मुझे अपने साथ ले जाते और सुबह उसी जगह पर छोड़ देती, और रोज की तरह एक दिन वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उसने मुझसे बोला कि मेरे साथ चलोगी। मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मैं जैसे ही कार में बैठी तो वो लगभग 30 साल का एक लड़का था। उसने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें रहने को घर और खूब सारे पैसे दूंगा। मैं चौंक गई और बोली, तुम कहीं नशे में तो नहीं? उसने कहा, जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा जब तुम अपनी आंखों से देखोगी। मैं उसके साथ चली गई। उसने मुझसे रास्ते में पूछा कि तुम ये काम क्यों करती हो। मैंने उसे अपने मौसा के बारे में बताया कि वो एक दरिंदा है जो मुझसे ये सब जबरदस्ती कराता है। उसने कहा, तुम ये काम छोड़ दो, कोई और काम कर लो। मैंने हंसते हुए बोला, ये कोई काम नहीं, ये एक कलंक है जो मिट नहीं सकता। अब यही मेरी जिंदगी है। कोई मुझे अपने घर की इज्जत तो बनाएगा नहीं, और जहां भी जाऊंगी लोग मुझे गंदी नजरों से ही देखेंगे और अपने बाप का माल समझकर मुझ पर अपना हाथ साफ करने की कोशिश करेंगे। मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है जो अब कभी बदल नहीं सकती। अब यह मेरी मृत्यु के बाद ही खत्म होगा। हम इसके घर आ गए और मैंने मजाक में बोला कि क्या ये वही घर है जो तुम मुझे दोगे? उसने कहा, हाँ, मगर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। फिर मैं बोली कि तुमने जरूर कोई नशा कर रखा है,
क्योंकि वो घर बहुत ज्यादा खूबसूरत और बड़ा था। उसने कहा अंदर चलो और मुझे हॉल में बैठा दिया और बोला कुछ खाओगी। मुझे इसकी बातों पर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि मुझे इतनी इज्जत की आदत नहीं थी। मैंने कहा हाँ भूख लगी है, और थोड़ी ही देर बाद नौकरों ने टेबल पर खाना लगा दिया। हमने साथ बैठकर खाना खाया और फिर वो बोला देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये घर भी तुम्हारा हो जाएगा और जितना तुम कहोगी उतना पैसा भी तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें दोबारा अपने उस मौसा के पास भी नहीं जाना पड़ेगा जो तुमसे ये सब कराता है। मैंने उससे कहा तुम ऐसा क्यों करोगे, क्या मैं तुम्हें इतनी पसंद आ गई कि तुम मुझसे शादी करके मुझे अपने साथ रखोगे। ये कहकर मैं हंसने लगी क्योंकि मुझे अभी भी उसकी बात झूठ लग रही थी। लेकिन उसने बोला ऐसा ही कुछ समझ लो, मगर शादी में नहीं कोई और करेगा, क्योंकि मेरी तो शादी हो चुकी है। मुझे अब गुस्सा आ गया और मैं बोली कि मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मुझे ये फालतू की बात मत बताओ। उसने कहा तुम्हें आज रात यही रहना होगा और मैंने इसकी पूरी कीमत दी है। अब मुझे जो करना है मैं करूंगा और अब तुम चुपचाप जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मुझे डर तो किसी भी बात का नहीं था, क्योंकि जो इंसान पहले ही अपना सब कुछ गवा चुका हो उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। और मैं बेफिक्र होकर सो गई। सुबह हुई और उसने मुझे बताया कि तुम्हें जिससे शादी करनी है आओ तुम्हें उससे मिलाता हूँ। ये घर उसी का है, मेरा घर तो दूसरा है। उससे शादी करके तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी और मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। और वो मुझे दूसरी मंजिल पर ले आया और कहा तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि ये भी तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, मगर हाँ तुम्हारी उस जिंदगी से तो अच्छा ही होगा जो तुम अभी जी रही हो। और अपने मौसा की टेंशन मत लेना और उनसे मत डरना, अगर वो कुछ करेंगे भी तो मैं खुद उनका मुंह बंद कर दूंगा। मुझे किसी बात से कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही सबसे प्यारी होती है और वो तो ना जाने कितनी बार बिक चुकी थी, इसलिए मुझे किसी बात का कोई डर नहीं था। उसने ऊपर आकर एक कमरे का गेट खोला और हम दोनों अंदर कमरे में गए, लेकिन हमारे सामने कोई नहीं था। इतने में एक व्यक्ति दरवाजे के पीछे से निकला और जोर से चिल्लाया। उसने हमें एक छोटे बच्चे की तरह डरा दिया और हंसने लगा। फिर वो मुझे देखकर कहीं खोसा गया और अचानक बोला ये है मेरी पत्नी। तो दूसरे व्यक्ति ने हाँ में सर हिला दिया। मैंने जब उसको देखा तो उसकी उम्र मुश्किल से 20 या 22 साल होगी, लेकिन वो बच्चों की तरह हरकत कर रहा था। फिर हम नीचे आ गए और उसने मुझे पूरी बात बताई। बोला कि ये मेरा छोटा भाई मनीष है, ये अपने कॉलेज में किसी लड़की से बहुत प्यार करता था। उसने इसको धोखा दिया और किसी और के साथ शादी कर ली, और इसे जब ये बात पता चली तो इसने अपने आप को जान से मारने की कोशिश की और छत से कूद गया, लेकिन भगवान की कृपा से ये बच गया और सिर पर चोट लगने की वजह से इसकी ये हालत हो गई। मगर डॉक्टर ने कहा है ये ठीक हो सकता है अगर कोई इसे हमेशा खुश रखे। मुझे तो काम की वजह से समय नहीं मिल पाता और मेरी पत्नी भी इसका ख्याल रखने से मना कर चुकी है, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सब जानने के बाद ये फैसला किया है और अब जो तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। और हाँ अपने मौसा से मत डरना, वो तुमसे जबरदस्ती ये सब कराता था, इसलिए कल ही मैंने अपने एक दोस्त से बोलकर उसको गिरफ्तार करा दिया है। अब उसकी बाकी की सारी जिंदगी जेल में कटेगी। मैं सोच में पड़ गई और मैंने सोच लिया कि शायद मुझे इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। मुझे उस नर्क से निकलने का मौका मिल रहा था और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे वापस नहीं जाना और उसको बोल दिया। उसने एक बार मुझसे फिर पूछा कि क्या तुम अपने होश और हवास में ये बोल रही हो। मैंने हाँ बोल दिया और अगले ही दिन उसने मेरी शादी मनीष से करा दी और मुझे यहाँ किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं हुई और मैंने अपने मौसा को भी कभी नहीं देखा। आज हमारी शादी को 1 साल हो गया है। मनीष भी अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और अब मैं इस घर में हंसी खुशी रहती हूँ। आखिर इतने दिनों के बाद ही सही, लेकिन मेरी जिंदगी एक अच्छे मोड़ पर आ गई। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।